आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं। बीट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं उनके अंदर बीट्स बनती हैं हमारे पास, और ये बीट्स आपके पास कैसे बनती है? व्हेन, जब हमारे पास टू वेव्स, व्हेन द टू वेव्स, जब मेरे पास जो दो वेव्स आपके पास आ जाती हैं ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, जिनका एम्पलीट्यूड मेरे पास सेम होता है, विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड बट, लेकिन बच्चा हमारे पास एंड बट डिफरेंट, लेकिन हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रहती हैं, विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज सुपरपोज ईच अदर, एक दूसरे के साथ जाकर ऐड हो जाती हैं, सुपरपोज ईच अदर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, superpose each other traveling in same direction, traveling in same direction, beats are formed, traveling in the same direction, the beats are formed. तो हमारे पास beats are formed, beats are formed, हमारे पास यहाँ पर beats फॉर्म हो जाते हैं। नो, फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बीट? तो हमारे पास क्या आ जाती है, वन बीट इज टर्म्ड एज, वन बीट इज टर्म्ड एज, वन बीट इज टर्म्ड एज द आपके पास मैक्सिमम, आपके पास साइकिल ऑफ वन मैक्सिमम इंटेंसिटी साउंड, मैक्सिमम इंटेंसिटी साउंड, मैक्सिमम इंटेंसिटी साउंड and one minimum intensity sound, and one minimum intensity sound, one minimum intensity sound, one minimum intensity sound। इसका मतलब हमारे पास बीट्स किस तरीके से बनती है? अगर हम बात करें तो मेरे पास यहाँ पर दो वेव्स हैं आपके पास, और ये मेरे पास यहाँ पर एक वेव है, और ये वेव की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक दूसरी वेव आ रही है, और ये वेव की हमारे पास एम्पलीट्यूड सेम है, बट हमारे पास इसकी आपके लिए एक दूसरी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक दूसरी फ्रीक्वेंसी आ गई। जैसे ये दोनों वेव्स आपस में मिक्स हो जाती है, अब इनकी इक्वेशन क्या है, y1 is equal to a sin of omega 1t and y2 is equal to a sin of omega 2 into t। तो मेरे पास वेव्स सुपर इम्पोज करके क्या बना देती हैं, बीट्स बना देती है। इन बीट्स के अंदर क्या होता है, इन बीट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर साउंड कहीं पर मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम की तरफ वेरी करती है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम की तरफ वेरी कर जाती है। तो यह हमारे पास यहाँ पर बीट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, यह हमारे पास यहाँ पर बीट्स की फॉर्मेशन, ये मेरे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये मेरे पास मिनिमम इंटेंसिटी, ये मेरे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी, और ये मेरे पास मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी 2a के बराबर है, मिनिमम 0 के बराबर, क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं जानते हैं, तो हमारे लिए ये मैथमेटिकली थोड़ा चैलेंजिंग होता है, सिर्फ मैथमेटिकली चैलेंजिंग है, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं। मेरे पास ये दोनों वेव जैसे ऐड होती हैं, ए साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस ऑफ ए साइन ऑफ मेरे पास ओमेगा 2 into t, अगर ये दोनों चीजें मेरे पास यहाँ पर ऐड होती हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2a, और यहाँ पर कॉस ऑफ मेरे पास 2a into कॉस ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 into t इंटू 2 इंटू आपके पास यहाँ पर टी कॉमन आएगा, मैंने गलती से अंदर लिख दिया था, और मेरे पास साइन ऑफ यहाँ पर ओमेगा 1 प्लस ऑफ ओमेगा 2 बाई 2 इंटू आपके पास टी के बराबर आ गया। तो ये मेरे पास एम्पलीट्यूड आ गया। प्रॉब्लम इसी की है कि ये एम्पलीट्यूड आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो अगर मेरे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी है तो
तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की साउंड कब आती है, मैक्सिमम साउंड कौन कौन से टाइम के ऊपर आती है। तो ये टाइम मेरे पास कैसे आता है, ध्यान से समझना, जब हम इसको मैक्सिमम साउंड जब ये 1 के बराबर है तो ये 0 पे आती है, ध्यान से समझना, 1/f1 माइनस ऑफ f2 पे आती है, 2 डिवाइडेड बाई f1 माइनस f2, ये फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है, और 3/f1 माइनस f2 पे आती है। और इसी तरीके से मिनिमम साउंड कहां पर आती है, तो बात अगर की जाए कि मिनिमम साउंड कहां पर आती है, तो मिनिमम साउंड हमारे पास कब आ जाती है, तो हमारे पास आती है t इज इक्वल टू हाफ ऑफ f1 माइनस ऑफ f2, 3/2 into f1 माइनस ऑफ f2, एंड मेरे पास यहाँ पर 5/2 into f1 माइनस ऑफ f2, मतलब ये इतने इतने टाइम के इंटरवल पे आती है। अगर मैं दो मैक्सिमम साउंड्स के टाइम का डिफरेंस निकालूं, मैं मिनिमम साउंड के दो डिफरेंट टाइम का डिफरेंस निकालूं आगे पीछे का, तो मेरे पास एक टाइम इंटरवल आता है, और ये टाइम इंटरवल आपके पास कितने के बराबर है, तो दे टाइम इंटरवल है 1/f1 माइनस ऑफ f2, और इस टाइम इंटरवल के इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। इसको हम यहां पर क्या बोल देते हैं, बीट frequency. The beat frequency is the inverse of the time interval. It is the inverse of the time interval between two consecutive maximum sound या two minimum आपके पास यहाँ पर sound क्या लेवल, साउंड की इंटेंसिटी। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f1 माइनस ऑफ f2। तो ये बच्चा हमारे पास क्या है, f1 माइनस ऑफ f2। अब ये मैथमेटिकली करेक्ट है, पर कॉन्सेप्चुअली बच्चा इसको यही बात मान के चल पड़ता है। ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है जब बच्चे से ये पूछा जाता है कि आप ये बताएं क्या हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बच्चा जवाब दे देता है f1 माइनस f2। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं है। बीट फ्रीक्वेंसी अगर टीचर बोलता है मैथमेटिकली तो हम बोल देते हैं, मैथमेटिकली बोल देते हैं इट इज द इनवर्स ऑफ द टाइम इंटरवल इन विच द टू मैक्सिमा इज अकरिंग, ठीक है, टीचर नंबर भी दे देगा। पर टीचर कभी भी बच्चे उसके नंबर देने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट आपको तभी, स्कूल लेवल की बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपको तब आता है जब आप कॉन्सेप्ट को समझते हो जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, कि आप किसी भी कंडीशन पे ये लगाओगे तो ये तो आएगा ही आएगा, और भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे होता है बीट फ्रीक्वेंसी, हमारे पास यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है द नंबर ऑफ द साइकिल्स ऑफ मैक्सिमम intensity and the minimum intensity in 1 second। यानी कि एक साइकिल के अंदर जो आपका मैक्सिमम और मिनिमम की एक साइकिल बनती है, 1 सेकंड के अंदर ये जो साइकिल आपके पास आ जाती है, इट इज द बीट फ्रीक्वेंसी। जैसे फ्रीक्वेंसी होती है तो यहां पर भी हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम मिनिमम। तो आप यहाँ पर जो बीट्स सुनते हो, ये बीट्स आपको सुनाई देती हैं, और ये आपको कहां पर सुनाई देती हैं बच्चे, ये सुनाई देती हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे चलते हैं। यानी गिटार एक अलग गाना बजा रहा है, आप कोई अलग गाना बजा रहे हो, तो हमारे को एक अनप्लेजेंट सा साउंड सुनाई देता है, हमको वो अच्छा नहीं लगता, हमको लगता है कुछ हम गलत सुन रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करता है, तो दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से एक वाला पर्सन रुक जाता है, और वो फिर इशारा करते हैं, तब बच्चे वो बजाता है। कोई भी सिंगर गाना गाने से पहले सीधा गाना गा लेता है कि वो थोड़ी देर बच्चे वो आवाज करता रहता है, गला साफ करता रहता है, म्यूजिक वालों को वो इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि ये स्केल पे गाना है, ये स्केल पे। कभी आपने सुना होगा, जो बच्चे आपकी क्लास के म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट करते हैं, गाना गाते हैं, उनको ये बात मेरी पता लग रही होगी कि वो देखते हो ना आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वालों, वो बोलते हैं अरे यार थोड़ा सा साउंड को ऐसा कर, वो क्या इशारा करते हैं, ताकि बीट्स ना बन सके। अगर बीट्स बन गई तो ये अनप्लेजेंट सा बच्चे आपके पास अप्लाई करते हैं। बीट्स वो बनाते हैं, लेकिन जब बीट्स बनती है तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना वो हमें बड़ा
अजीब लगता है। तो हमारे पास बीट्स बनती हैं। अच्छा, बीट्स का बच्चा हमारे पास यहाँ पर अब क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, एक फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 245 हर्ट्ज और दूसरी फ्रीक्वेंसी है 240 हर्ट्ज। बताओ इसकी बीट फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर है। तो अगर कोई टीचर बोलता है कि बीट फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर है, तो आपका जवाब किसके बराबर आ जाएगा, कितने आ जाएगी बीट फ्रीक्वेंसी। तो हमारी बीट फ्रीक्वेंसी यहां पर आ जाएगी F1 माइनस F2। तो 245 माइनस ऑफ 240 तो कितनी आ जाएगी, 5 हर्ट्ज के आसपास आ जाएगी। तो बच्चा आपके पास ये 5 हर्ट्ज के आसपास इसकी बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब टीचर मुझे बोले मैक्सिमम साउंड कब कब आएगा, मैक्सिमम साउंड कब कब आएगा, 0 पे आएगा, 1 बाई आपके पास 5 पे आएगा, 2 बाई 5 सेकेंड पे आएगा, 3 बाई 5 सेकेंड पे आएगा एंड सो ऑन। और टीचर मुझे बोले मिनिमम साउंड कब कब सुनाई देगा, तो याद रखना 1 बाई 2 बाई 5 के ऊपर आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 पे आ जाएगा, मेरे पास 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 पे एंड सो ऑन। बच्चा हमारे पास मिनिमम साउंड आता जाएगा। तो ये हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम, ये सब कुछ सेकंड्स के अंदर है। ये हमारे पास सब कुछ किसमें है, सेकंड्स के अंदर है। ये सब कुछ सेकंड्स के अंदर है। और नीचे 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 बच्चा हमारे पास F1 माइनस F2 और ऊपर 1 2 3 4 मैक्सिमम, मिनिमम के लिए हाफ, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2 और नीचे बच्चे 1/5 तो आ ही रहा है, 5 तो डिनोमिनेटर में आ ही रहा है। टीचर इस क्वेश्चन को और मुश्किल कैसे करेगा, और मुश्किल कैसे करेगा। टीचर मुझे बोलेगा ए y1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ए y1 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, मेरे पास ए साइन ऑफ मेरे लिए आ गया 220t और मेरे पास y2 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, मेरे पास आ गया 440 इंटू टी। और टीचर मुझे बोलता है बीट फ्रीक्वेंसी बताओ कितने के बराबर, कैसे करेंगे। अब बच्चा सीधा माइनस या सब्ट्रैक्ट करने लग जाता है, गलत बात है। नहीं, पहले आपको कंपेयर करना फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये मेरे पास ओमेगा यानी ओमेगा 1 यानी कि 2 पाई एफ कितने के बराबर है, 220। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 2 इंटू 22/7 इंटू एफ इज इक्वल टू 220। ये कैंसल होके मेरे पास कितना आ जाएगा, आपके लिए 10 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर है, 35 हर्ट्ज के बराबर है। ये पॉइंट है। यहाँ पर 440t है तो ये ओमेगा 2 है और ये मेरे पास 2 पाई एफ डैश और ये हमारे पास कितने के बराबर है, 440। तो यहाँ पर 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई एफ डैश इज इक्वल टू 440। ये कैंसल होकर मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चे, 10 आ जाएगा। ये कैंसल होकर हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि 44 है तो 10 आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर एफ डैश की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आंसर कितने के बराबर है, 70 हर्ट्ज। तो कोई बच्चा बता सकता है कि बीट फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर है, तो आप बोलोगे द बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय डेल्टा एफ। तो 70 माइनस 35 तो कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास, 35 हर्ट्ज। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो बड़ा ध्यान से, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे, क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। सिर्फ मुझे एनालिसिस करनी आनी चाहिए कि आप इसको किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। और एक और हाँ, जो हमारी ह्यूमन आपके पास ह्यूमन के बच्चे हियरिंग कैपेबिलिटी है, जो हमारी ह्यूमन हियरिंग कैपेबिलिटी है बच्चे, वो हमारे पास क्या बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 10 हर्ट्ज, यानी कि हम 10 हर्ट्ज से नीचे नीचे की बीट फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, उसके ऊपर वाली की बीट फ्रीक्वेंसी को हम सुन नहीं सकते। तो ये हमारे पास यहाँ पर बीट्स फ्रीक्वेंसीज हैं, बीट फ्रीक्वेंसीज, इसका यूज बहुत है। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून अप करना, बोलते हैं ट्यूनिंग, आप देखते होंगे वो ढंग 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 वो गिटार सितार बजाते रहते हैं बच्चे, सिंगर अभी गाना भी नहीं गाता, वो लगे रहते हैं पहले से। भाई वो क्या कर रहे होते, वो बीट्स खत्म कर रहे होते, कहीं ऐसा ना हो कि बीट्स अनप्लेजेंट सप्लाई किए, तो वो लगे होते खड़क 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 करने के लिए बच्चे।
इसी तरीके से जब आप माइंस यानी कि बच्चे कोयले की खदान में जाते हो तो वहां पर बहुत डेंजरस गैसेस होती है जो आपको मार भी सकती हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बीट्स का सहारा लिया जाता है। पर बच्चा बोलता है सर ये कैसे, समझाते हैं। हमें एक बात पता है बच्चे कि आपके पास ऑर्गन पाइप नाम की एक चीज होती है। ये मेरे पास यहाँ पर ऑर्गन पाइप आपके पास इस तरीके से आपके पास रहती है। ये ऐसे होती है बच्चा ऑर्गन पाइप, ये आपके पास ऐसे, ये छोटी सी एक ओपनिंग होती है। और ये बच्चा हमारे पास ऑर्गन, जैसे आपके घर पे से ओए पहले आती नहीं थी 5-5 रुपए वाली, एक इसमें पहले सौंफ होती थी, हरे हरे पीले रंग वाली, फिर जब सौंफ खा लो तो सीटी बन जाती थी। देखिए कभी देखिए किसी बच्चे ने, यस सर। आया ना, नहीं देखी यस तुमने, सर। यस तो सर। है ना, वो यस सर। वही चीज है ये। तो ये वही सीटी, यहाँ से आप यहाँ से हवा ब्लो करो, यहाँ पर अंदर हवा होती है। तो नॉर्मल इसके अंदर हवा रहती है, इसके अंदर बच्चे आपके पास इसमें नॉर्मल क्या रहती है, हवा। और इसके अंदर ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है क्योंकि ये एंड आपके पास यहाँ पर ओपन है। अच्छा अब होता क्या है कि ऐसी आपके पास दो एक जैसी ट्यूब्स होती है, दो आपके पास एक जैसी ट्यूब्स होती हैं इस तरीके से, ये ऐसे आगे। हम उन गैस को क्या बोलते हैं, मार्श गैसेस। मार्श का पता है क्या चीज होता है, मार्श, मार्श 10th क्लास में पढ़ा होगा, मार्शी आइलैंड, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा, चलो खैर कोई बात नहीं। तो ये दो एक जैसे बच्चे हमारे पास ट्यूब होती है और इसमें एक जैसी गैस आपके पास रहती है। तो अब क्योंकि बच्चे हमको फ्रीक्वेंसी का पता है और वो फ्रीक्वेंसी मान लो 1/4L मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो गामा पी अपॉन आपके पास रो डेंसिटी, ये डेंसिटी ऑफ द गैस। तो हमारे पास क्योंकि ये दोनों ट्यूब सेम है तो इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी एफ है और इसकी भी फ्रीक्वेंसी एफ है। बीट्स बताओ कितने के बराबर हो जाएगी, तो आप बोलोगे बीट्स इसमें बिल्कुल भी नहीं होंगी। और क्यों नहीं होंगी बीट्स बताओ, क्यों नहीं होंगी बीट्स आपके पास बताओ। बीट्स हमारे पास इसलिए नहीं होंगी क्योंकि हमारे पास इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, नॉर्मल। लेकिन जैसे आप इसको माइंस के अंदर लेके जाते हो, माइन के अंदर, माइन जो माइंस है बच्चे हमारे पास, तो होता क्या है बच्चे, जैसे आप इसको माइन के अंदर लेके गए और सपोज कि डेंजरस गैस जो थी बच्चे वो हमारे पास इसमें एंटर कर जाती, और जैसे डेंजरस गैस इसमें एंटर करेगी तो बताओ इसके अंदर जो हवा है उस हवा की डेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। अगर डेंसिटी चेंज हो जाएगी तो इसमें फ्रीक्वेंसी भी आपके पास चेंज हो जाएगी। फिर क्या होगा, जो मेरे पास ओरिजिनल आपके पास जिसमें हवा को रखा गया और जिसके अंदर ये गैस एंटर कर चुकी है, इसमें फ्रीक्वेंसी अब भी एफ है, पर हवा के मिक्स होने की वजह से, डेंजरस गैस मिक्स होने की वजह से अंदर की फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव चेंज हो जाती है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है और यहाँ पर बीट्स बन जाती है, बड़ी तगड़ी आवाज आने लग जाती है, मतलब एक अलार्म सा बज जाता है कि वहां पर बीट्स है, आपको सुनाई देने, एक अलार्म सा ट्रिगर हो जाता है क्योंकि पहले आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा था और एकदम से जैसे उसमें डेंजरस गैस एंटर की बीट्स प्रोड्यूस होगी। फिर आपको बच्चे वहां पर वो बीट्स टिंग 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 इस तरीके से आवाज आने लग जाती है, वो कोई बीप की तरह आवाज आने लग जाती है। तो हमको समझ नहीं आता है कि बीट्स कैसे आ रही है, इंटेंसिटी मैक्सिमम मैक्सिमम स्लो पहले तो नहीं आ रही थी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई डेंजरस गैस है जो इस पाइप में एंटर कर चुकी है जिससे बीट्स बनी। ठीक, तो ये मार्श गैसेस को आइडेंटिफाई करने का तरीका। आपको लगता होगा अरे सर ये क्या बात है, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ बिल्कुल अजीब बात है। मुझे एक बात बताओ, आपके जो स्पोर्ट्स के टीचर है स्कूल के अंदर जो वो सीटी बजाते हैं, उस सीटी के अंदर कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं पता है बच्चे हमारे पास, और सीटी के अंदर भी स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है। और वहां पर बच्चे हमारे पास उस स्टैंडिंग वेव की वजह से बच्चे एक सीटी की बड़ी तेज आवाज आती है, तो उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो सारी चीजें हमारे पास साउंड वेव से रिलेटेड है। तो ये एक बच्चा पूछ रहा था तो मैंने बोला कि चलो यार एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं। हर बच्चे को देखिए, हर बच्चे के पास एक पूरा का पूरा हक होता है कि बेटा वो दोबारा से चीजों को पूछे, कोई ऐसी मनाही नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि इसके बाद फिर जुड़ जाओ क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए सो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। तो आज हम क्या करें, तो आज हम एक ऐसा टॉपिक करते हैं जो कि
वैसे तो डिलीट कर दिया गया, लेकिन हाँ कम ज्यादा क्वेश्चंस भी आजकल आने लग गए हैं स्पेस पे। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक को जनरली +2 के साथ पढ़ा दिया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, इसके अंदर कई बच्चा जो स्टैंडर्ड बुक कर रहा होगा उसको तकलीफ होगी, कई क्वेश्चंस सामने आ जाएंगे नजर के और वो बच्चा बोलेगा सर ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर उसको थोड़ा सा उस प्रॉब्लम में से बाहर निकालना है। तो चलिए आज हम यहाँ पर शुरू करते हैं बच्चे एक पॉइंट के साथ, और ये पॉइंट हमारे पास है विच इज कॉल्ड द डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट हमारे पास क्या है, डॉपलर्स इफेक्ट इनफैक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या बच्चा हमारे पास, द एपरेंट चेंज इन द पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी। देखो एपरेंट चेंज, बोलो बोलो शौर्य, बोलो बोलो। सर, एक कॉम्पिटिटिव से पूछा जाता है डॉपलर इफेक्ट। देख बेटा, अगर तू प्रीवियस ईयर के ट्रेंड देखे तो थोड़ा कम हो गया, थोड़ा कम हो गया। मतलब कि एक ट्रेंड की बात अगर की जाए तो आप ये बोलोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर बोलो कि सर आपके शहर में घोड़ा गाड़ी चलती है, तो आप बोलोगे देखो चलाने को दिख भी जाती है, कहीं कहीं पर दिखाई भी दे जाती है, लोग चलाना भी जानते हैं, लेकिन ट्रेंड थोड़ा क्या हो गया शौर्य, कम हो गया बदल गया है सर ट्रेंड। कुछ। हाँ बोल बोल बोल। मैं क्या, बदल गया है सर ट्रेंड। देख यार ये चलता है, ये जो नेचर है ये हमारे पास चलती है शौर्य, और हमको बदलते टाइम के साथ साथ अपनी प्रेफरेंसेस बहुत ध्यान से रखनी पड़ती है, और हमको इग्नोर भी नहीं करना। मतलब कि कल को अगर आपको बोला जाए भाई घोड़ा गाड़ी कैसी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई गाड़ी पीछे लगती है घोड़ा आगे लगता है, ये ना कि आप उल्टा कर दो। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर कई ऐसे कंडीशंस आ जाती हैं जब बच्चा हमारे पास, हमको उन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वो पूछी जा रही है नहीं पूछी जा रही है, लेस इंपॉर्टेंट है मोर इंपॉर्टेंट है, वो एक अलग इशू है, लेकिन ये हमको पता होनी चाहिए। तो apparent change, the apparent change in the frequency of the sound wave, in the frequency of the sound wave, frequency of the sound wave, frequency in the sound wave due to a relative motion, due to the relative motion, due to the relative motion between the observer, between the observer, between the observer and the source of the sound wave, and the source of the sound waves, and the source of the sound waves। कैसे, अगर हम यहां पर देखा जाए तो हमारे पास यहां पर एक साउंड वेव का सोर्स है बच्चे, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां पर कहीं पर मेरे पास एक ऑब्जर्वर है जो कि अभी यहां पे रुका हुआ है, और हमारे पास होता क्या है, ये साउंड वेव कुछ इस तरीके से आपके पास पहुंचती है, ये साउंड वेव हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस ऑब्जर्वर तक पहुंचती है। ट्रू या फॉल्स, या हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म के अंदर साउंड वेव, या फिर बच्चे कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, आई एम सॉरी नॉट क्रस्ट एंड ट्रफ, इन द फॉर्म ऑफ द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, ये साउंड वेव इस ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है, और ये हमारे पास ये धीरे धीरे अगर हम देखें तो ये ऑब्जर्वर तक आपके पास किसी ना किसी तरीके से आपके पास ये साउंड वेव आपके लिए पहुंचती रहेगी, यस और नो, पहुंचती रहेगी। तो यहां से अगर ये रेस्ट के ऊपर है, ये भी रेस्ट पे है, तो यहां पर साउंड को पहुंचने के लिए एक टाइम लग रहा है, यस और नो, तो आप बोलोगे एक टाइम लग रहा है डेल्टा टी, ये टाइम लग रहा है। और यहां पर भी मेरे पास एक ऑब्जर्वर है, यहां पर भी ऑब्जर्वर है, लेट दिस ऑब्जर्वर बी ए एंड लेट दिस ऑब्जर्वर बी बी, एंड लेट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव विल बी v साउंड मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल हैपन, ऐसा क्या होगा जब ये जो सोर्स है ये आगे जाने लग जाए। सपोज कि ये सोर्स अब यहां पहुंच जाएगा तो क्या होगा, अब बताओ कि जैसे ये सोर्स यहां पहुंचेगा या फिर यहां पहुंचेगा तो व्हाट विल हैपन। अब इसको इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर चेंज नजर आएगा क्या, इसको ये टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो चेंज है वो नजर आएगा कि नहीं आएगा, कि साउंड इसके पास जल्दी जल्दी पहुंच रही है, यस और नो। इसको टाइम ड्यूरेशन टी डैश, और यहां पर बच्चे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास टी डबल डैश का इसको क्या नजर आएगा, फर्क नजर आएगा। और इसी तरीके से इसको
भी फर्क नजर आएगा। यहाँ पर इसके लिए साउंड वेव अब जल्दी पहुंचेगी कि धीरे धीरे पहुंचेगी, शाबाश बताओ। तो आप बोलोगे थोड़ा सा टाइम का आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। यही डॉपलर इफेक्ट है, यही मेरे पास डॉपलर इफेक्ट है, क्योंकि अब जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है वो इंफॉर्मेशन के टाइम के अंदर फर्क है। जबकि अगर आप सोर्स से पूछो तो वो बोलेगा मेरी तो फ्रीक्वेंसी वही है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज को ऑब्जर्व करता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी आईज को क्लोज करके अपने घर की गैलरी में बैठ जाओ और कोई गाड़ी आपके घर की तरफ को अप्रोच कर रही है हॉर्न बजाती हुई, या आपके घर से दूर जा रही है हॉर्न बजाती हुई, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो गाड़ी अप्रोच कर रही है या आपसे दूर जा रही है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही से, आवाज से पता लग जाएगा। अगर आप किसी रोड पे जा रहे हो और कोई गाड़ी पीछे से आपको अप्रोच कर रही है, तो आप पता कर सकते हो कि वो गाड़ी कितने पास पहुंच रही है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर कोई ट्रेन अप्रोच करती है या ट्रेन लीव करती है, तो उससे हमें भी पता लग जाता है कि वो ट्रेन जो अप्रोच या फिर लीव कर रही है आपके पास, उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंजेस हमारे पास आते हैं, उससे पता लग जाता है वो हमें अप्रोच कर रही है या हमसे दूर की तरफ को जा रही है। होप सो तुम इस बात को अंडरस्टैंड करते होंगे, इस बात को आप अंडरस्टैंड करके अप्लाई भी करते होंगे कि चलो चलो ट्रेन छूटने वाली है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है, कोई गाड़ी आ रही है। तो ये हमको कैसे पता लगता है? अगर आप किसी भी इवेंट में जाते हो, तो जैसे वो इवेंट के अंदर अब सोर्स रुका हुआ है और आप चल रहे हो, तो उस केस में भी आपको पता लग जाता है कि आप इवेंट वाली जगह के आसपास हो, क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अगर हम इस पर्सन से बोले, क्योंकि सोर्स ऑफ दिस साउंड इसको अप्रोच कर रहा था, तो ये क्या बोलेगा, जो इसने फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की होगी इट विल बी ग्रेटर देन दी, आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। और जो बी ऑब्जर्व कर रहा है दिस फ्रीक्वेंसी इज लेस देन, आपके पास क्या आ जाएगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है। और हमारे पास टाइम ड्यूरेशन अगर कम है, क्योंकि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ द टाइम ड्यूरेशन। जब ये सोर्स इस ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे हमारे पास इस सोर्स से निकलने वाली वेव कम टाइम पे ए के पास जा रही है। तो टाइम अगर कम हो रहा है तो इसको फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई सुनाई देती है, उसको लगता है कि थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ी सी बच्चा हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। बी वाला क्या बोलेगा, सोर्स मुझसे दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पर इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन हमने नहीं करनी और ना ही करने की जरूरत भी है, कि अगर आप वो बोलो कि वो मैं करूं तो मेरे क्वेश्चन निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इवन बच्चे हमारे पास जो बैट्स, नॉक्टर्नल एनिमल्स, वो एनिमल्स या फिर वो बच्चे हमारे पास बर्ड्स जो रात को बच्चे अपना शिकार करते हैं, वो डॉपलर इफेक्ट का यूज करते हैं, ताकि बच्चे वो पता कर सके सामने ऑब्स्टिकल है या फिर नहीं है, क्योंकि वो डे लाइट में शिकार नहीं करते हैं, तो वो डॉपलर इफेक्ट को यूज करते हैं। पर कैसे, बच्चा बोलता है कैसे, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो पहली चीज है आपके पास यहां पर मुझे ये चीज समझनी पड़ेगी कि दो चीजें मेरे पास यहां पर इंपॉर्टेंट होंगी, सोर्स, दूसरा आपके पास ऑब्जर्वर, दूसरा ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। अगर टीचर ये आपको नहीं देता है तो आप इसको 330 मीटर पर सेकंड लेके चलेंगे। सोर्स, अब मेरे पास सोर्स आपके पास अप्रोच कर सकता है। देखिए अगर सोर्स अप्रोच करेगा, सोर्स अप्रोच करेगा तो आप उसकी वेलोसिटी के साथ नेगेटिव साइन लगाओगे। अगर ऑब्जर्वर अप्रोच करेगा तो उसकी वेलोसिटी के साथ आप क्या लगा दोगे, पॉजिटिव साइन लगा दोगे। इसी तरीके से अगर सोर्स आपसे दूर जाता है, गोज अवे, तो बच्चे हम इसके साथ क्या लगा देते हैं बच्चे, पॉजिटिव साइन। और अगर ऑब्जर्वर दूर जाता है तो हम इसके साथ क्या लगा देते हैं बच्चे, नेगेटिव, इनकी वेलोसिटीज के साथ। हाँ शौर्य बोल बेटा। सर आपके अभी 2 मिनट ना नेटवर्क में प्रॉब्लम हुआ सर, पता नहीं क्या बात हुई। हाँ बोल फिर।
सर वो मतलब अभी आपने जो बोला ना सर, मतलब अभी मेरे को अभी सुनाई, अभी जब आपने बोला ना कि शौर्य, तो वो सुनाई दिया था, बाकी का नहीं सुनाई दिया। ये बच्चे मैंने साइन कन्वेंशन बताई है सर, कि अगर सोर्स अप्रोच करेगा ऑब्जर्वर को तो उसकी वेलोसिटी को आपने नेगेटिव लेना है, ऑब्जर्वर के वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है। और अगर सोर्स अवे जाएगा, यहाँ पर अवे किससे जाएगा, फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है। और हमारे पास अगर ऑब्जर्वर दूर जाता है आपके पास, किसमें से, सोर्स के पास से, तो उसकी वेलोसिटी के साथ आपने क्या लेना बच्चे, नेगेटिव। तो ये बच्चा हमारे पास वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द सोर्स आप नेगेटिव कब लोगे, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर कब आप पॉजिटिव लोगे, वेलोसिटी ऑफ सोर्स अब आप कब पॉजिटिव लोगे, और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर आप कब नेगेटिव लोगे। तो ये हमको पहले तो फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर मैं बना लेता हूं फिर मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, यही साइन कन्वेंशन है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड आपने क्या ले लेनी है, 330 मीटर पर सेकेंड। अब आता है इसका फॉर्मूला। मैं फिर आपको एक बात कह दूं, इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि ये फॉर्मूला डिराइव करके ही वो आगे जाएगा तो वो फंसा रह जाएगा, वो आगे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हर बार वो एक ही पॉइंट पर आके अटक जाएगा, अब मैं क्या फॉर्मूला बनाऊं। जबकि फॉर्मूला बनाने की टेक्निक क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व। हम जो फ्रीक्वेंसी यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं दिस इज अ फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल, फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल। और यहां पर बच्चे ध्यान से समझना, वेलोसिटी ऑफ द साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, velocity of this observer divided by velocity of the sound, velocity of the sound plus minus velocity of the source, velocity of the source। ये पॉइंट प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि फिर टीचर आपको खुद ये बोलेगा कि देखिए ऑब्जर्वर कहाँ जा रहा है, देखिए सोर्स कहां पर जा रहा है, वो टीचर आपको खुद ये समझा देगा। टीचर खुद क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोलेगा सोर्स आ रहा है या ऑब्जर्वर आ रहा है। क्या दोनों चल सकते हैं, बिल्कुल दोनों भी चल सकते हैं। यह डिपेंड करेगा कि आप सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हो। मैं समझाता हूं कैसे। सबसे पहले मैं यहां पर ऑब्जर्वर को रेस्ट पे रखता हूं, ऑब्जर्वर रेस्ट के ऊपर है। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट के ऊपर है तो ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो जो फ्रीक्वेंसी हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे वो आपके पास फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल, फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल, वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वेलोसिटी ऑफ द साउंड प्लस माइनस 0 हो जाएगा। and this is divided by velocity of the sound, velocity of the sound, और यहां पर प्लस माइनस velocity of the source, velocity of the source। अब देखो बच्चे, अगर मेरा सोर्स इस ऑब्जर्वर एट रेस्ट को अप्रोच करेगा, अगर ये हमारे पास ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और ये आपका सोर्स इसको अप्रोच करेगा तो नीचे नेगेटिव आएगा, और अगर ये इससे दूर जाएगा तो नीचे बच्चे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। बहुत ध्यान से दिमाग ओपन करके आपको इसका फॉर्मूला तैयार करना, बहुत दिमाग से। प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देख लेना बच्चे, हमारे पास प्लस का मतलब है सोर्स गोइंग अवे, प्लस का मतलब है सोर्स गोइंग अवे, और नेगेटिव का मतलब आपके पास क्या है, सोर्स अप्रोचिंग। आपका सोर्स यहां पर अप्रोच कर रहा है। चलो जी, अगर ये चीज है तो मैं क्वेश्चन करके देख लेता हूं, सर मुझे अपने आप अंदाजा हो जाएगा आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। मैं घर पे भी जाकर एक दो क्वेश्चन करके देखूंगा तो मुझे अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि सर आप सही बोल रहे थे या फिर गलत बोल रहे थे। और वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड, 300 भी ले लेते हैं कई बार टीचर, लेकिन वो बताते हैं कि 300 लेनी है। जैसे मेरे पास यहां पर क्वेश्चन क्या आ जाता है, और क्वेश्चन क्या बच्चा हमारे पास, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 200 हर्ट्ज, ये 200 हर्ट्ज है बच्चा हमारे पास। क्लियर है बच्चे, इट इज अप्रोचिंग, ये बच्चा हमारे पास अप्रोच कर रहा है, इट इज अप्रोचिंग, ये हमारे पास अप्रोच कर रहा है बच्चे, स्टेशनरी
मेरे पास एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को ये अप्रोच कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 हो जाएगी। विद, और कितनी स्पीड के साथ बच्चे, विद द स्पीड ऑफ बच्चे हमारे पास कितनी आ गई, 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट फ्रीक्वेंसी आपके पास, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द what is the frequency of the source heard by the observer। अब एक बात बताओ, गर्मियों के दिनों के अंदर हम सोए हुए होते हैं और बच्चे, हमको कैसे पता लगता है कि मच्छर हमें अप्रोच कर रहा है? वो डॉपलर इफेक्ट है कि मच्छर जैसे जैसे आपको अप्रोच करता जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और फिर आप अपने आप को चपेट मारते, फिर मच्छर दूर भाग जाता, पता लगता है मच्छर चला गया, फिर आप आराम से सो जाते। सर इस केस में से हम क्या मतलब हाँ कंसीडर बोल करेंगे शौर्य, mosquito? बोल सर बच्चे। इस केस में मॉस्किटो को क्या कंसीडर करेंगे, मतलब सोर्स ऑफ द साउंड वेव करता वो आता कि नहीं आता है, आया ना। यस सर। ऑब्जर्वर तो अगर तुम वो सुन अप्रोच कौन रहा होगा था, तो वो नेगेटिव क्यों होगा, फिर पॉजिटिव होना चाहिए। क्या बेटा? सर जब अगर अप्रोच करता है आपके पास, मतलब तो मतलब वो नेगेटिव कैसे होगा, फिर पॉजिटिव होगा ना। क्या चीज नेगेटिव बच्चे, क्या चीज नेगेटिव बोल रहे हो? सर फ्रीक्वेंसी उसकी। नहीं, फ्रीक्वेंसी तो बच्चे पॉजिटिव ही रहती है, फ्रीक्वेंसी कैसे नेगेटिव होगी? सर फिर आपने वो मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव आपने ऊपर लिखा है, सोर्स गोइंग और सोर्स अप्रोच, फिर वो क्या है? वो तो वेलोसिटी है ना बच्चे आपके पास। ओके, तो सर उसकी वेलोसिटी फिर बोलो। सर मतलब अगर सर एक बार ये दोबारा क्लियर कर दो सर, एक्चुअली मेरे को ना इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि सोर्स अवे जा रहा है तो नेगेटिव कैसे हो रहा है, सोर्स मतलब सोर्स वेलोसिटी। अवे जा रहा है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव थोड़ी ना बच्चे। सर जैसे अभी सोर्स गोइंग अवे है तो पॉजिटिव है, और सोर्स बच्चे आपके पास नेगेटिव तब लेनी है उसकी वेलोसिटी जब वो अप्रोच कर रहे हैं। जब आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा, नीचे नेगेटिव आएगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तभी तो सामने फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी ना, है या ना। यस सर। तो फिर बच्चे नीचे यस सर। नेगेटिव, तू पॉजिटिव ले ले, तो अगर अप्रोच को तू पॉजिटिव ले लेगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो जो तेरी एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है और जो तेरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो तो बिगड़ गया। तेरी एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग कहती है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है जब कोई सोर्स मुझे अप्रोच करता है। कोई तेरा दोस्त गाड़ी लेके तेरे पास आता है, हॉर्न पे उसका हाथ है, तो उस हॉर्न की फ्रीक्वेंसी, तो उसकी हॉर्न की आवाज तुझे तेज सुनाई देती है कि धीरे सुनाई देती है? बोल शाबाश। सर तेज ही सुनाई देगी। तो फिर बच्चे वो तुझे अप्रोच कर रहा है, अगर वो अप्रोच कर रहा है तो नीचे तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू पॉजिटिव लगा दे, पॉजिटिव लगा देगा तो फ्रीक्वेंसी तो कम हो रही है, तो तेरे को तो ऐसा सुनाई देना चाहिए कि वो तेरे पास आता जा रहा है और हॉर्न की आवाज धीरे होती जा रही है, वो तो तेज होती जाती है। और अगर वो तुझे अप्रोच कर रहा है और तू नीचे नेगेटिव लगा लेगा, तो नेगेटिव से टर्म बढ़ती है कि कम होती है? कम। कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। लॉजिकल है बच्चा आपके पास, क्लियर है? ओके सर। ठीक है। चैलेंज ही यही है कि जो बच्चा फॉर्मूला याद कर जाएगा वो क्वेश्चन कर जाएगा। चैलेंज ही यही है कि आपको प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है। अभी हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं आपके लिए चीजें इजी कर देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कितने के बराबर आ गई? 300 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो सॉल्यूशन जरा चेक करते क्या आपके पास क्या आ जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगी वो एपरेंट होगी, यानी कि वो रियल नहीं होगी। और वो क्यों रियल नहीं है बच्चे? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी रिलेटिव वेलोसिटी, ये एक एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग की गई कि अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ खड़ा हुआ है और उसने अपनी स्कूटी के हॉर्न के ऊपर अंगूठे को रखा हुआ, तो आप एक बात बताओ कि आपको वहां पर उस हॉर्न की फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, उसने अंगूठा हॉर्न के ऊपर लगा रखा है। अब आपका दोस्त वही स्कूटी लेके आपसे दूर चला जाता है, अंगूठा अभी भी हॉर्न पे रखा हुआ, तो बताओ बच्चे कि आपको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जब वो खड़ा था आपके पास और जब वो जा रहा था, ये दो फ्रीक्वेंसी सेम सुनाई देगी कि डिफरेंट सुनाई देगी? डिफरेंट।
वो डिफरेंट हो जाएगी। जब वो आपसे दूर जा रहा है तो आपको उसकी आवाज के अंदर कमी नजर आएगी कि वो कम होती जा रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होती जाती है। लेकिन अगर आप अपने दोस्त को ये बोलो तो बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हॉर्न तेरे पास खड़ा हुआ बजा रहा था अभी भी उतनी फ्रीक्वेंसी है। ये बच्चे हमको चेंज सुनाई देता है, एपरेंट है, नॉट रियल। ऐसा हमको महसूस होता है कि जो चीजें मुझे अप्रोच कर रही है, जो चीजें मुझसे दूर जा रही है, जब वो अपनी फ्रीक्वेंसीज को एमिट करती हैं और वो मुझसे दूर जा रही हैं या मुझे अप्रोच कर रही हैं बच्चे, तो उनकी फ्रीक्वेंसीज के अंदर मुझे चेंज नजर आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। यानी कि जो मच्छर आपके कान को अप्रोच करता है और जो मच्छर आपके कान से दूर जा रहा है, क्या दोनों की फ्रीक्वेंसीज आपको सेम सुनाई देती है, अलग अलग, अलग अलग? ये इस वजह से क्योंकि एक में सोर्स अप्रोच कर रहा है और एक में बच्चे आपसे दूर जा रहा है। जी मुदित बोलो बच्चे। सर एक हॉस्पिटल्स में सर एक टेस्ट भी होता है डॉपलर टेस्ट नाम से, तो वो भी इसी मतलब इसी पर डेफिनेटली डिपेंड। डॉपलर्स के अंदर बच्चे डॉपलर इमेजिंग बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर बच्चे हम यस कुछ सर। रेस को, कुछ वेव्स को बॉडी के अंदर डालते हैं और वो वेव्स टकराकर वापस आ जाती है। अब सपोज कि मेरा हार्ट बीट कर रहा है और मुझे रियल टाइम इमेज चाहिए कि मेरा हार्ट कैसे बीट करता है, क्योंकि मेरा हार्ट अब अंदर जाएगा तो साउंड रिफ्लेक्ट होके जब वापस आती है तो उनकी फ्रीक्वेंसीज के अंदर जो चेंज आता है उससे इमेज तैयार की जाती है। डेफिनेटली बच्चे डॉपलर इफेक्ट इतना डोमिनेटिंग है। तो जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे रही है वो रियल नहीं है, वो एपरेंट है, पर पॉइंट है कि आपको तो सुनाई दे रही है। तो जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दी और दूसरी फ्रीक्वेंसी जो आपके पास यहाँ पर ओरिजिनल होती है, और ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड और नीचे वेलोसिटी ऑफ दिस साउंड, और क्योंकि ये अब मुझे अप्रोच कर रहा है तो नीचे माइनस वेलोसिटी ऑफ आपके पास क्या आ जाएगी, द वेलोसिटी ऑफ नीचे सोर्स आ जाएगी। कुछ मुश्किल नहीं है, प्लस माइनस की गेम। 200 वेलोसिटी ऑफ साउंड, 300 नीचे 300 माइनस ऑफ मेरे पास क्या आ गया 50। तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 300 डिवाइडेड बाई नीचे मेरे पास आ गया 250। एक जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 40। तो बताओ बच्चे इसको कितने की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, 240 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो हमारे पास इस ऑब्जर्वर को कितने की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, 240 की बड़ी हुई। और अगर यही बच्चा हमारे पास इसको अप्रोच ना करके क्या करता है, दूर चला जाता है, फिर क्या होता है, फिर बच्चा हमारे पास उस केस में क्या होता है काके, उस केस के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर हम ये बोलते हैं, देखो अप्रोच कर रहा है ना, दूर चला जाता, तो सिर्फ एक फर्क आता, डिनोमिनेटर में माइनस की जगह क्या आता, माइनस की जगह क्या आता, माइनस की जगह क्या आता, प्लस आ जाता। और ये तो एक्सपेरिमेंटल है ना, आप किसी से बात करते करते आपका दोस्त आपसे दूर चला जाए, या बात करते करते अगर कोई भी पर्सन जो है बच्चा आपके पास आने लग जाए, तो आवाज की फ्रीक्वेंसी आपको चेंज नजर आती है, एक में ज्यादा एक में कम। तो उस केस में ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सोर्स मूव कर रहा है। सोर्स दो तरीके से मूव कर सकता है, या तो अप्रोच करेगा और या फिर हमारे पास क्या करेगा, या पीछे जाएगा। ये दो चीजें आ गई। लेकिन यहां पर एक और चीज आ जाती है कि सर अगर वो किसी एक एंगल पे चले तो क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर कुछ चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल याद रखना, हमारे पास डॉपलर इफेक्ट बच्चे, अब मुदित आप चंडीगढ़ रहते हो, यहाँ पर तो बच्चे इतना ट्रैफिक का वो नहीं है। मुदित मुदित चंडीगढ़ के अंदर आपको पता है, मैं तो 2 बारी पकड़ा जा चुका हूँ चंडीगढ़ के अंदर, वहां पर बच्चे ओवर स्पीडिंग के चलान होते हैं, एलांटे माल के आसपास ज्यादा होते हैं, कभी देखा आपने? यस सर। अच्छा, वहां पर भी डॉपलर इफेक्ट यस का सर। इस्तेमाल होता है, वहां पर डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल होता है, जिससे आप ये अपना भाई ये जो है शौर्य, ये भी चंडीगढ़ जाता रहता है, ये 35 सेक्टर क्या 35 सेक्टर जाता है ना शौर्य तू? सर यस सर। हाँ, तो 35 सेक्टर में तो कभी नाका लगता नहीं, छोटा सा तो है 35 सेक्टर बच्चे, वहां पर नाका नुका लगता है नहीं है बच्चे। तो छोटी सी मार्केट है बच्चे आपके पास, वहां पर ज्यादा नाका नहीं लगता, रात को नाके लगते हैं वहां पर। लेकिन एलांटे के पास तो भाई साहब गजब, वो पूरा का पूरा वो है ना ट्रांसपोर्ट एरिया, वो हिमाचल से गाड़ियां आती है, उनको पता नहीं लगता है
कि भाई यहाँ पर स्पीड कितने, वो दोनों ने पीछे झाड़ के पीछे छुपे होते हैं, वो निकल जाते हैं, लो जी आपकी Yes, गाड़ी के ऊपर गोला भी आ जाता है, क्या की गाड़ी ओवर स्पीडिंग थी। तो वो डॉपलर इफेक्ट का कमाल। और मेरे पास एक ऐसा तरीका भी है, मैं आपको सही बता रहा हूं, मेरे पास एक ऐसा तरीका भी आपको बताऊंगा कि आपकी गाड़ी उस गन के पास से निकल भी जाएगी तो बच्चे आपके गाड़ी की स्पीड 0 मीटर पर सेकंड आएगी। पता है आपको, एक मेरे पास तरीका कैसे है, सर? मेरे पास एक कैसे सर? तरीका है जिससे पुलिस वाले हैरान हो जाएंगे कि गाड़ी इतनी स्पीड से गई फिर भी इसकी स्पीड, क्योंकि वो तो एविडेंस मांगता है ना, आप तो एविडेंस मांगोगे कहाँ है मेरी स्पीड, तो आपकी स्पीड कितनी आएगी, 0। हम डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉपलर इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। और वो यूज ये बच्चा हमारे पास एक्चुअल में डॉपलर इफेक्ट, अब देखो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है जो स्कूल लेवल पे या फिर नॉर्मली बच्चों को सिखाया नहीं जाता, वो ये बच्चे कि हमारे पास यहाँ पर ये एक ऑब्जर्वर है, और सपोज कि ये बच्चे, अब ध्यान से समझना, और सपोज कि बच्चा हमारे पास क्या आ गया, जो मेरे पास यहाँ पर सोर्स है, अब वो अप्रोच कर रहा है या दूर, वो अपने आप पता लग जाएगा कि हमारे पास ये सोर्स आपके पास ऐसे जा रहा है and it is moving at the angle theta, this is the velocity of the source। और जो मेरे पास यहाँ पर ऑब्जर्वर है वो बेचारा रेस्ट के ऊपर है, ये बेचारा रेस्ट पे है, और मेरे पास यहाँ से साउंड वेव आपके पास बाहर की तरफ को निकल रही है, ये साउंड वेव यहाँ की तरफ को निकल रही है, वेलोसिटी ऑफ दिस सोर्स है बच्चा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ दिस साउंड भी है। तो अब मुझे बताना है कि डॉपलर इफेक्ट का कंडीशन क्या होगी, यहां पर इसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। तो ये कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा बताओ, v सोर्स इनटू cos ऑफ थीटा। बताओ इस कंपोनेंट की वजह से आप ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहे हो या उससे दूर जा रहे हो, तो भैया अप्रोच कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, लाइन तो बच्चे कम करने की हो रही है, और अगर ऊपर की तरफ होता तो रिसीड कर रहे हैं। अब फॉर्मूला मुझे लगाना आना चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है बच्चा आपके पास ऑब्जर्व्ड, तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल, ये फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल, और ये बच्चे वेलोसिटी ऑफ दिस साउंड, और नीचे बच्चा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ दिस साउंड, और क्योंकि अप्रोच कर रहा है तो माइनस ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, v माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस सोर्स, वेलोसिटी ऑफ दिस सोर्स इनटू cos ऑफ थीटा। तो ये चीज, अब कॉस क्यों आया, क्योंकि जो ऑब्जर्वर और जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जर्वर और जो बच्चे हमारे पास सोर्स है, उनके बीच की जो लाइन होती है बच्चे, अब स्कूल लेवल पे क्या होता है, दोनों को सेम लाइन पे खड़ा कर दिया जाता है, और इसकी वजह से हमारे दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाती है कि इसमें तो कंपोनेंट बन ही नहीं सकते। लेकिन ये डॉपलर इफेक्ट है 2 डायमेंशन के अंदर, यानी कि 2 डायमेंशन के अंदर आपको ये बात देखनी है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट उठाना होता है ऑब्जर्वर का या सोर्स का, जो दोनों के बीच की जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसके अलोंग जो वेलोसिटीज है। अब ये वेलोसिटीज अगर लाइन से पुट्ठी तरफ को जा रही हैं तो बच्चे अवे का लग जाएगा, अगर अप्रोच कर रही है वो तो देखने से पता लग रहा है, तो ये अप्रोच कर जाएगी। पर पॉइंट क्या है बच्चे, पॉइंट आपके पास वही है कि सर मेरी स्पीड 0 कैसे आएगी, 0 तब आएगी जब ये थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, जब ये थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये बच्चा हमारे पास, क्योंकि पता है देखो अभी धीरे धीरे हमको पता लगेगा, आज तो हमारा पहला लेक्चर है कि कैसे वो ट्रैफिक वालों को पता लग जाता है आपकी स्पीड क्या है। अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए, ये थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर यानी कि वो जो पुलिस वाले अंकल बैठे हुए हैं, उनकी जो स्क्रीन होती है, टीवी जैसी स्क्रीन होती है, वहां पर आपकी स्पीड आएगी 0 मीटर पर सेकेंड। पर प्रॉब्लम क्या है, उनको भी ये बात पता है, उनको ये जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको बोला जाता है, आपने अपनी स्पीड गन बोलते हैं, स्पीड गन को एक एंगल थीटा पे लगाना है कि एंगल 90 डिग्री कभी हो ही नहीं। तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री एंगल हो जाए, जो कि वो करने नहीं देते, आप देखिएगा उनकी गन हमेशा एक एंगल पे होती है, जैसे गाड़ी ऐसे आ रही है ना, तो वो ऐसे नहीं लगाते हैं गन को, ऐसे अप्रोचिंग गाड़ी को ऐसे वो स्पीड गन से स्ट्राइक करते हैं, और जिससे आपकी स्पीड नॉन जीरो आती है। लेकिन अगर तुम किसी तरीके से 90 डिग्री से निकाल दो, स्वाद ही आ जाए, आपकी स्पीड क्या हो जाए, 0। चलिए सो अभी के लिए हम इतना करते हैं, बाकी चीजें अब हम कल देखते हैं, और आप इसको एक बार धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। सर इसकी कोई वीडियो